नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आज हम एक ऐसा टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहां प्रत्येक एग्जाम में एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन सेट करता है। सभी एग्जामों में देखा गया है कि कम से कम 2 से 3 प्रश्न, अधिकतम 3 प्रश्न तक भी देखा गया है कि इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो आज हम देखते हैं कि आखिर ये मेरा कौन सा टॉपिक है। जी हाँ, हमारा ये टॉपिक है मेटलर्जी। मेटलर्जी हम धातु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। मेटलर्जी का सिंपल मीनिंग अगर समझे तो हम किस प्रकार ओर से यानी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। देखिए, हमारे नेचर में जो है हमें शुद्ध रूप से धातु नहीं मिला है। कहीं न कहीं वह जो अशुद्धियों के साथ, मिलावटी पदार्थ के साथ हमें धातु मिलता है और हम उस अशुद्धि से यानी कि इम्प्योर धातु से किस प्रकार हम उसको प्यूरिफिकेशन, प्योर धातु में कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब है कि किस प्रकार हम अयस्क से धातु को प्राप्त करते हैं। फिर से हम बोल देता हूं, हमारे जो नेचर जो है वहां पे धातु हमें शुद्ध रूप से नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी उसमें मिलावट रहता है। उसी इम्प्योरिटी को हटाना और हम जो है हटा करके उससे जो शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, प्योर मेटल जो प्राप्त करेंगे, इसी प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। तो एक वर्ड आया अयस्क। अयस्क क्या है? अयस्क ऐसा पदार्थ है जिसमें धातु विद्यमान रहता है। उनसे भी पहले एक और वर्ड है खनिज, उसको समझते हैं। खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसा पदार्थ जिसमें धातु क्या रहता, मौजूद रहता है या धातु मिलता है, उस चट्टान को, उस पत्थर को हम खनिज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक चट्टान है, स्टोन है, स्टोन में थोड़ा धातु मिल गया है, तो ये स्टोन हमें क्या कहलाएगा? फिर हम इसको खनिज कहेंगे, क्योंकि इस स्टोन में हमें क्या चीज मिला है? धातु मिला। क्या सिर्फ खनिज में धातु नहीं, ये सारा का सारा इम्प्योरिटीज है, अशुद्धियां है। लेकिन एक वर्ड और है अयस्क। अयस्क हम उसको कहेंगे ऐसा खनिज जिससे हमें प्रचुर मात्रा में यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमें क्या मिले? धातु मिले। साथ ही साथ कम खर्च पर और उसे आसानी से, सुगमता पूर्वक धातु हम अगर प्राप्त कर ले पा रहे हैं तो उस खनिज को हम अयस्क नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, एक खनिज ए है और एक हमारे पास बी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, ए के पास थोड़ा मात्रा में क्या है? धातु है, और बी में क्या है? ज्यादा मात्रा में धातु है। तो हमें जो है किस खनिज यानी कि ए और बी में से कहां से हमें धातु निकालना आसान रहेगा और प्रचुर मात्रा में मिलेगा? तो हमें बी से प्रचुर मात्रा में मिलेगा और यह आसान है निकालना, और कम खर्च पे अगर निकाल पाते हैं तो हम बी को हम क्या कह देंगे? अयस्क कह देंगे। देखिए, सभी अयस्क जो है खनिज तो होता है, लेकिन क्या सभी खनिज अयस्क है? नहीं है। ऐसा खनिज को हम अयस्क कहते हैं जहां से हमें धातु प्रचुर मात्रा में मिले, कम खर्च पे और आसानी पूर्वक, सुगमता से हमें धातु प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं कि कुछ जो धातु है हमारे पास, वह जो है कहां से मिलता है, उसका अयस्क का क्या नाम है? एग्जाम में डायरेक्ट यहां से जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर देता है, तो हम देखते हैं, ज्यादा नहीं लिखे, 7-8 लिखे हैं, उसको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है एग्जाम के लिए। जैसे अगर बात करें कि एल्युमिनियम जो है यह हमें मिलता है बॉक्साइट से, कोरंडम से, फेल्सफर, क्रायोलाइट, काओलिन, ये सब इसका अयस्क है। यानी कि हम इन सबों से हम एल्युमिनियम प्राप्त कर सकेंगे। अगला है कॉपर। कॉपर जो है हमें मिलता है क्यूपराइट से, मेलेकाइट से, यहां से हमें कॉपर प्राप्त होता है। अगर वही जिंक का बात करें, जिंक मिलता है जिंक ब्लेड से, केलेमाइन से और जिंकाइट से। चलिए, हम जिंक के बारे में एक और बात है कि जिंक जो है किस हार्मोन में पाया जाता है? याद रखिएगा, यह इंसुलिन में पाया जाता है। इंसुलिन वही जो कि बीटा सेल, पेनक्रियाज का बीटा सेल इंसुलिन बनाता है, और जो है ये इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ है। फिर हम अगला देखते हैं, और ये बीटा सेल, पेनक्रियाज का बीटा सेल बनाता है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है हमारे शरीर में। वहीं अगर बात करें Ag यानी कि सिल्वर जो मिलता है अर्जेंटाइट से मिलता है,
और जो है एक और है AgCl, इसको हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, यहां से हमें सिल्वर मिलता। वही अगर Au यानी कि सोना, गोल्ड, गोल्ड जो मिलता है काल्वेराइट और सिल्वेराइट जो है इसका गोल्ड का क्या है, अयस्क है। देखिए एग्जाम में ये सबसे क्वेश्चन देखने को प्राय मिलता है, इसलिए याद करना इसे ज्यादा जरूरी है। 2-4 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। आगे है आयरन। आयरन आयरन जो मिलता है लिमोनाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से। वही है Hg। मरकरी, मरकरी जो मिलता है हमें जो है सिनेबार से। वही है सोडियम, सोडियम प्राप्त होता है बोरेक्स से। मैग्नीशियम डोलोमाइट, मैग्नीशियम का अयस्क डोलोमाइट। लेड, लेड का जो अयस्क है ये है गेलेना। फिर एक और हम देखते हैं यूरेनियम। यूरेनियम वही जिसका यूज हम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में या नाभिकीय बम बनाने में, न्यूक्लियर बम बनाने में यूज होता है। ठीक, यूरेनियम जो मिलता है उसका अयस्क का नाम है पिच ब्लेड और उसका फॉर्मूला भी पूछा गया है तो आप ध्यान रखिएगा U3O8। ये जो है यूरेनियम का क्या है, अयस्क है, यानी कि यहां से हम यूरेनियम प्राप्त करते हैं। अब जो हम मेटलर्जी के आगे वाले प्रोसेस में किस प्रकार कोई अयस्क से हम अशुद्धि को हटाते हैं। देखिए हमारे पास प्योर फॉर्म में मेटल नहीं मिलता है, जब भी मिलता है उसमें इंप्योरिटीज मिली रहती है और हम उस इंप्योरिटी को गैंग कहते हैं और गैंग को हम हटाते हैं। गैंग मतलब समझिए कि खराब चीज, कहते हैं ना कोई लड़का गैंग के साथ रहता है, गैंग अच्छा चीज नहीं है। गैंग मतलब एक नेगेटिव वर्ड भी आ सकता है, ठीक ना, इसका गैंग में बहुत खराब खराब लोग है या अच्छा लोग का भी गैंग होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे गैंग का मतलब हुआ कि धातु के साथ जो भी अशुद्धि है, जो भी इंप्योरिटीज है उसको गैंग कहते हैं और गैंग को हटाना, गैंग को हटाना ही अयस्क का सांद्रण होता। अब हम आगे जो भी है उसको हम देखते हैं यहां तक। अब जो हम मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म, धातु कर्म कहते हैं इसको। धातु कर्म का मतलब ही होता है कि अयस्क से हम जो है धातु को निकालते हैं या हम देखेंगे कि उनको 4 प्रकार के प्रोसेस के द्वारा हम जो है अयस्क से धातु को प्राप्त करते हैं। ये है OCRR। इसका मतलब है कि O से मतलब और, जो अयस्क है, ठीक ना। फिर पहला तो अयस्क को हम लेते हैं, अयस्क को चुनते हैं, ठीक ना, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए हाँ कौन सा अयस्क है, यानी कि अयस्क मिल गया तो अयस्क को हम कंसंट्रेशन करते हैं यानी कि उससे अशुद्धियों को निकालते हैं, फिर जो उसका रिडक्शन करते हैं, ठीक, और लास्ट में फिर रिफाइन करते हैं, यानी कि प्रोसेस से हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं रिफाइन करके। हम जो है इनको समझते हैं इधर। और जो है और में जो है हमें अशुद्धियां यानी कि धातु के साथ साथ गैंग यानी कि अशुद्धियां मिलावट रहता है। अगर हम इस अशुद्धि को हटाएंगे तो इसी प्रोसेस को कहते हैं अयस्क का सांद्रण, यानी कि धातुओं से यानी कि अयस्क से अशुद्धि को हटाना, सिर्फ धातु प्राप्त करना, क्या होगा, अयस्क का सांद्रण। इसको हम 3-4 विधि से कर सकते हैं। अयस्क में अगर जो अशुद्धि बड़ा बड़ा है तो उसे हाथ से भी चून करके अलग कर सकते हैं। जैसे घर ये सब में अगर दाल ये सब में, चावल ये सब में पत्थर का टुकड़ा रहता है उसे हाथ से भी चून करके या किसी चीज से चाल करके भी अलग कर लिया जाता है। उसी प्रकार जब बड़ा साइज रहे तो हाथ से चून करके। दूसरा है गुरुत्वीय पृथक्करण। गुरुत्वीय पृथक्करण में हम क्या करते हैं कि एक जो है कंटेनर में हम जो है अयस्क को डाल देते हैं जिसमें अशुद्धि भी रहती है और तेज पानी का प्रवाह यानी कि धारा डालते हैं। इससे क्या होता है, जो हल्का मटेरियल जो रहता है वो पानी के साथ बह जाता है, जो हल्का रहता है पानी के साथ बह जाता है, जो वेट वाला है, जो वजनदार है, जो भारी, वो गुरुत्व के कारण नीचे की ओर जम जाता है, नीचे की ओर बैठ जाता है। भारी चीज नीचे की ओर बैठ जाएगा, जो हल्का रहेगा वो। इस प्रकार भी हम अशुद्धि या अशुद्धि हल्का रहेगा तो अशुद्धि बाहर, या अयस्क का जो धातु हल्का है धातु बाहर। तो इस प्रकार जो हम गुरुत्वीय पृथक्करण से भी हम जो है इसको अयस्क का सांद्रण करते हैं यानी अशुद्धि को हटाने का काम करते हैं। दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण। अगर अयस्क में चुंबकीय गुण का या तो अशुद्धि हो या नहीं तो धातु हो तो हम उसे जो है चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा जो है एक कंटेनर बेल्ट पे जो है डालते हैं और वो जो घूमता है तो उधर, एक सेकेंड, जैसे ये इस प्रकार रोटेट हो, घूम रहा है, ठीक, रोटेट हो रहा है, इस पे हम जो है अयस्क को महीन चूर्ण यानी इसका
अयस्क जब मिलता है ना, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं फिर इसको इस बेल्ट पे देंगे तो ये जो है ये चुंबकीय प्रकृति का, ये चुंबक का बना हुआ है। तो क्या होगा कि सारा का सारा अयस्क जो है, जो चुंबक वाला रहेगा वो यहां तक आएगा, यहाँ गिर जाएगा। जो अचुंबकीय पदार्थ है, अशुद्धि, वो यहाँ पे गिर जाएगा। इस प्रकार जो है चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा भी हम इसे अलग करते हैं। और हमारे पास से एक है फेन प्लवन विधि, इसमें झाग उत्पन्न करते हैं, ठीक ना। एक कंटेनर में जो है कुछ ऑयल डाल करके इसको तेजी से घुमाते हैं, ठीक ना। घुमाने के कारण झाग उत्पन्न होता है, जैसे सरफ पानी घोले है ना, उसको घोलिएगा, तेजी से घुमाइएगा तो झाग आएगा। अगर अशुद्धि रहता है हल्का तो झाग के साथ ऊपर आ जाएगा, फिर हम उस झाग को हटाएंगे तो सारा का सारा अशुद्धि भी हट जाएगा। इसको कहते हैं झाग यानी फेन प्लवन विधि। जनरली सल्फाइड अयस्क को जो है इस प्रकार जो है हम सांद्रण करते। सांद्रण का मतलब गैंग यानी अशुद्धि को हटाना ही सांद्रण होता है। एक है लीचिंग। लीचिंग मतलब रासायन दे करके उसको घोल देते हैं, जैसे गोल्ड और जो है सोना का अयस्क को रासायन दे करके उसमें घोल देते हैं, और घोल देने से जो है हमारा जो है अयस्क का सांद्रण इस प्रकार से भी होता है। इसमें शायद सिल्वर साइनाइड का यूज किया जाता है इसको घोलने के लिए, वो केमिकल है। अब एक वर्ड है फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है कि जब हम जो है गैंग को हटाने के लिए जिस भी पदार्थ का यूज करते हैं उसको फ्लक्स कहते हैं, उसको फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स में जो है गैंग जो है मिल जाता, अशुद्धि जो है ये फ्लक्स के साथ फंस जाता है, और इसी चीज को हम क्या कर देते हैं, फ्लक्स कहते हैं। यानी जो भी चीज को हम ये अशुद्धि हटाने के लिए यूज करते हैं उसमें अशुद्धि ट्रैप हो जाता है, और उसी चीज को हम ट्रैप हुए अशुद्धि को फ्लक्स कहते हैं, ठीक। अब हम आगे जो है देखेंगे, एक वर्ड है निस्तापन और भर्जन, तो हम उसको पहले समझते हैं। तो वो चीज समझने से पहले एक चीज आप बताइएगा कि पृथ्वी पर जो भूपरत पे जो है सबसे ज्यादा, भूपट्टी पे सबसे ज्यादा कौन सा धातु मिलता है, तो उसका आंसर होगा एल्युमिनियम। वही अगर कहे कि कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में, तत्व अगर पूछे कौन सा ज्यादा है, ये तो धातु हो गया। अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है तत्व में। अगर धातु पूछे भूपट्टी पे तो हम बोलेंगे एल्युमिनियम। तो अब जो है हम आगे देखते हैं। अब हम जो है अयस्क से जो हम धातु निकालते हैं उनसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो धातु है वह किस प्रकार का है। हम जानते हैं कि सभी धातु एक जैसा नहीं है, कोई अधिक क्रियाशील है तो कोई बहुत ही कम क्रियाशील है। कोई जो है हवा के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है तो कोई गर्म पानी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है, कोई ठंडा पानी के साथ करेगा तो कोई भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेगा। इस प्रकार हम धातुओं को 3 कैटेगरी में बांटे हैं। पहला है अधिक क्रियाशील धातु, फिर जो बीच वाले में है वो मध्यम यानी मध्यम क्रियाशील, जो नीचे है जो कि अभिक्रिया करता नहीं किसी से, जो कि फ्री फॉर्म में पाया जाता है, उसको हम उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं। उत्कृष्ट धातु मेरे पास सोना, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब क्या है, उत्कृष्ट धातु, यानी कि ये सब जो है किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 3 कैटेगरी का धातु, अधिक क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु। तो जो अलग अलग कैटेगरी का धातु है उसका शोधन यानी उसका प्यूरिफिकेशन करने का विधि भी अलग अलग है। जो अधिक क्रियाशील धातु वो थोड़ा महंगा है, जो निम्न क्रियाशील धातु वो सस्ता है उसको प्यूरिफिकेशन करना, ठीक। जो अधिक क्रियाशील धातु है जैसे अगर सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम का बात करें, इनमें हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा हम धातु प्राप्त करते हैं। जैसे अगर बात करें हम सोडियम को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, NaCl का विद्युत अपघटन कराएंगे। NaCl को जलीय विलयन यानी पानी में घोलेंगे, फिर जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। देखिए ये जो है प्लस वाला खुट्टी जिसको हम एनोड कहते हैं, और ये माइनस वाला खुट्टी जिसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक ना। इसको कैथोड कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, एनोड कहते हैं। जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, अपघटन करवाते हैं विद्युत धारा दे करके, तो क्या होता है कि जो सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को दे देता है। तो क्लोरीन
के पास जब एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर माइनस का चार्ज हो जाता। वही सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज। तो सोडियम इस प्रकार जब इसमें विद्युत धारा देते हैं, सोडियम जो है कैथोड पे डिपोजिट होने लगता है, जमा होने लगता है कैथोड वाले साइड में, सोडियम का डिपोजिशन बढ़ जाता है। वहीं अगर क्लोरीन गैस जो है वो एनोड से निकल जाता है, एनोड से क्लोरीन गैस निकल जाता है। जाहिर सी बात है सोडियम जो कि प्लस चार्ज है वो कहाँ अट्रैक्ट होगा, माइनस वाले पोल के पास, और क्लोरीन जो कि माइनस वाला चार्ज है तो वो कहाँ अट्रैक्ट होगा, प्लस वाले इलेक्ट्रोड के पास। तो इस प्रकार जो है विद्युत अपघटन करके, अधिक क्रियाशील धातुओं का विद्युत अपघटन करके उससे हम धातु प्राप्त करते हैं। ये ज्यादा खर्चीला है। अब हम देखते हैं मध्यम। देखिए एग्जामिनर जो है यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, अधिक क्रियाशील धातु दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो हम अधिक क्रियाशील धातु, क्रियाशीलता श्रेणी हम पिछले लेक्चर में याद करवाए थे, वो भी ट्रिक के साथ। हाँ, इसमें भी हम आगे ट्रिक देंगे जो कि मिश्र धातु कैसे याद किया जाता है, ठीक है ना, उसमें हम 2-4-5 ट्रिक लाए हैं, वो देंगे आपको। तो यहाँ अब हम देखते हैं मध्यम, जैसे अगर जिंक का बात करें, आयरन का बात करिए, मध्यम क्रियाशील धातु के अंतर्गत आता है। इसको दो प्रोसेस इसमें किया जाता है। पहला है निस्तापन, दूसरा है भर्जन। निस्तापन हम कार्बोनेट एक्स का निस्तापन करते हैं। वही अगर बात करें सल्फाइड एक्स का जो है प्यूरिफिकेशन के लिए, सांद्रण के लिए जो टर्म है वो भर्जन। भर्जन क्या होता है कि वायु की उपस्थिति में हम उसको तेजी से गर्म करते हैं, और तेजी से गर्म करने के बाद ये सल्फाइड अयस्क जो है ये ऑक्साइड में, धातु का सल्फाइड जो है ये धातु का ऑक्साइड में बदल जाएगा। वही अगर कार्बोनेट का बात करें, इसको तो हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल है, गर्म तो करते हैं पर सीमित वायु यानी कि वायु नहीं के बराबर देते हैं। इस प्रकार कार्बोनेट वाला जो है धातु का कार्बोनेट किस में बदल जाएगा, धातु का ऑक्साइड में बदल जाएगा। पुनः जो है हम इसका विद्युत अपघटन करके हम धातु प्राप्त कर लेंगे। ठीक, हाँ एक चीज, चलिए हम उसको आगे देखते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अब है कि संक्षारण क्या है। संक्षारण का मतलब है कि जैसे पुल होता है, लोहा का पुल कुछ दिन के बाद खराब हो जाता है, जंग लग जाता है, या कोई मशीन उसीन जो है पड़ा पड़ा रहता जंग लग जाता है, खराब हो जाता है। यानी कोई भी धातु का क्षय होना यानी कि उसका क्वालिटी घट जाना ही क्षरण कहलाता है। जैसे अम्ल से अभिक्रिया कर लिया, हवा से अभिक्रिया कर लिया, ऑक्सीजन से, यानी तो वाटर से, मॉइस्चर से अभिक्रिया कर लिया, तो यह अभिक्रिया के करने के दौरान उसके जो क्वालिटी तो उसका जो गुणवत्ता होता है वो कमजोर होने लगता है, क्षय होने लगता है। इसी चीज को हम संक्षारण कहते हैं। चलिए हम उसको देखते हैं। अब जो हम धातु का संक्षारण ये पढ़ते हैं, संक्षारण क्या है? संक्षारण का मतलब होता है कि क्वालिटी जो है धातु का खराब हो रहा है। होता क्या है कि हमारे आसपास चाहे अम्ल हो या एसिड या वाटर हो या एयर हो, इन सब से जो है धातु कहीं ना कहीं रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके क्षय होने लगता है, उसका क्वालिटी खराब होने लगता है। इसी को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे अगर हम लोहा का बात करें, लोहा जो है आर्द्र वायु में, नमी में ये हवा से रिएक्शन करेगा और जो है भूरा परत बना लेता है, जिसको हम जंग कहते हैं। जंग बनता कैसे है? ऑक्सीजन से, साथ ही साथ वाटर से। ये जंग का जो है ये फॉर्मूला हो गया फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसको कहते हैं। आर्द्र वायु में लोहा जो है नमी में मिलने पे, नमी जिस वायु में रहता है वहां पे लोहा का क्वालिटी जो है खराब होने लगता है, उस पर भूरा परत चढ़ जाता है। शुरुआती स्टेज में आपको लोहा का तो वजन बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन जो है आखिरकार जो है पहले वजन बढ़ता है, फिर जो है धीरे धीरे घटते ही रहता है। एक और है चांदी। चांदी का हम संक्षारण देखते हैं। चांदी जो है वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके इस पे काला परत, कैसा परत? काला परत जम जाता। हम ये शायद ये टॉपिक वाला चीज पढ़ा चुके हैं पहला केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में ही। तो चांदनी रात में, ठीक ना, काली छाया, तो चांदनी जो ये चांदी पे जो है काली परत पड़ता है, किसके कारण? वायु में मौजूद सल्फर से अभिक्रिया करने के बाद। ठीक, वो अगर तांबा का बात करें, तांबा जो है CO2 से, आर्द्र CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, नमीयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके इस पे हरा
रंग जम जाता है। और इसको हम याद करने का ट्रिक, तांबा का सिक्का हरा होता है, तांबा का सिक्का हरा होता है, यानी कि ये सिक्का बनता है तांबा का, तांबा का सिक्का हरा होता है, यानी कि अगर ये संक्षारण होगा तो इस पे ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाएगा। वही अगर बात करें एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम जो है वायु में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, और एल्युमिनियम Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है इसका एक परत अपने ऊपर बना लेता है। अंततः देखिए, ये अगर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर इसका परत बन गया है, तो अब जो है भीतर वाला जो एल्युमिनियम है यहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। अब जो है जो भीतर यानी कि उस लेयर के भीतर जो भी एल्युमिनियम है वो सारा का सारा बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां तक अब जो है कहीं न कहीं ऑक्सीजन एंट्री नहीं कर पाता है। तो इस चीज को हम जो है एनोडीकरण भी कहते हैं। एनोडीकरण, एल्युमिनियम का एनोडीकरण भी कहते हैं। एल्युमिनियम जो है अपने ऊपर जो है किसका परत बनाता, ऑक्सीजन का परत बनाता। इस प्रकार एल्युमिनियम का जो फर्दर आगे जो इच्छा है वो रुक जाता है। इस प्रकार हम लोहा, चांदी, तांबा और एल्युमिनियम को देखे। यहाँ से क्वेश्चन जो है देखने को मिला है एग्जाम में। तो हम आगे देखते हैं आखिर संक्षारण जो होता है इसको हम कैसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो पहली बात है, या हम उस चीज पे पेंट कर, जैसे लोहा है, लोहा पे हम पेंट कर देंगे, या ग्रीस का लेयर यानी कि लेप चढ़ा देंगे, ग्रीस लेप देंगे उस पे, ठीक, या जस्ता का परत यानी जस्ता का ऊपर लेयर चढ़ा देंगे जिसको हम जसद लेपन भी कहते हैं। फिर या क्रोमियम का लेयर चढ़ा देंगे, या एनोडीकरण, एनोडीकरण यानी कि एल्युमिनियम पे जिस प्रकार जो है ऑक्सीजन का परत चढ़ता है, ठीक ना, तो उसी को कहते हैं एनोडीकरण। तो इस प्रकार जो है हम विभिन्न तरीकों से जो है संक्षारण को रोक सकते हैं। एक और है जो मिश्र धातु, यानी कि हम जो है धातु में दूसरा धातु को ऐड करके, मिलावट करके हम मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु जो है ज्यादा मजबूत होता है, कम उसका अच्छा होता है, ज्यादा दिन तक टिकाऊ होता है। यानी कि हम मिश्र धातु बना करके भी संक्षारण को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक जो थोड़ा सा रह गया वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मिश्र धातु। चलिए हम इसको देखते हैं, आखिर मिश्र धातु क्या है, इसका गुण क्या है, और साथ ही साथ कौन कौन सा मिश्र धातु क्या क्या चीज को मिला देने से बनता है, इसको हम देखते हैं। बस 2 से 3 मिनट लगेगा। अब जो हम मिश्र धातु पढ़ते हैं, मिश्र धातु क्या होता है, जब भी किन्हीं 2 या 2 से अधिक धातुओं को अगर उसको निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो इस प्रकार हमारा बना जो पदार्थ है उसको मिश्र धातु कहते हैं, एलॉय कहते हैं। देखिए हम करते क्या है कि पहले उसको गला देते हैं, पिघला देते हैं, फिर उसमें कुछ दूसरा धातु को ऐड करते हैं, वो भी निश्चित अनुपात में ऐड किया जाता है, अपने मन से ज्यादा या कम नहीं, उसका एक फिक्स रेशियो होता है, उसी में किया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इसमें क्या होता है, मिश्र धातु बनाने के बाद जो उसका जो क्वालिटी होता है, स्ट्रेंथ होता है, मजबूती होता है, बढ़ जाता है, और उसका जो कंडक्टिविटी होता है, चालकता होता है, वो घट जाता है, गलनांक भी घट जाता है। एक और चीज है अमलगम। अमलगम भी एक प्रकार का मिश्र धातु ही है, पर यह जो है मरकरी के साथ, पारा के साथ यानी मरकरी के साथ धातु को ऐड करते हैं, उसी चीज को हम मिश्र धातु नहीं बोल करके क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। लोहा जो है यह पारा के साथ कोई अमलगम यानी कि पारा के साथ यह कोई भी अमलगम नहीं बनाता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से बना है कि दांतों को भरने के लिए किस प्रकार का अमलगम का यूज होता है, तो वो चांदी और पारा को मिला करके जब अमलगम बनता है उसी को दांत का जो केविटी होता है उसको भरने में यूज किया जाता है। हम और कुछ मिश्र धातु को देखते हैं, जैसे जब भी सोना जो शुद्ध सोना रहता उसका जो है आभूषण नहीं बनता, उसमें कुछ मात्रे में जो है हम या तो कॉपर या तो सिल्वर मिला देते हैं, तब जाकर के आभूषण बनाते हैं। इस प्रकार यह भी एक क्या हो गया, मिश्र धातु हो गया। वही अगर बात करें जो ओरिजिनल जो लोहा होता है वह जो है गर्म करने पे मुलायम हो जाता है, तो मुलायम हो जाने के बाद वो हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं हो पाता, इसलिए हम उसमें थोड़ा बहुत मात्रा में थोड़ा सा ही क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं, ताकि उसका मजबूती और भी ज्यादा बढ़ जाए, तो हम फिर उसका प्रयोग मिलाते हैं। तो किस में मिलाते हैं हम, लोहा में कार्बन मिलाते हैं ताकि जो है उसकी मजबूती को बढ़ाया जा सके। ये भी क्वेश्चन बना है। अब हम देखते हैं कुछ, जैसे पीतल, पीतल को किन धातुओं से मिलकर बनाया जाता है, इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखिए, पिताजी
पिताजी। पीतल जो है बनता है तांबा से और जिंक से। तांबा और जिंक से क्या बना? पीतल बना। उस प्रकार एक और है कांसा। देखिए कांसा जो है तांबा और टीन से मिलके बनता है, और इसको हम जो है कांता जी याद कर सकते हैं। कांता जी, सॉरी कांता टी होगा, क्योंकि जी तो जिंक होगा, टी होगा। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? टी होता है चाय, चाय होता है, टी का मतलब होता है चाय। लेकिन जो है अब जो है लोग सब कहते हैं हमको कंटा। कंटा मतलब होता है, देखो हम लोग का घरेलू भाषा है कंटा चाय दही, कंटा पानी ला, कंटा दूध ला। कंटा मतलब थोड़ा सा, तो हम याद रखें कंटा टी यानी कंटा चाय। तो कांटा टी यानी कांता यानी कांसा। ता से तांबा, टी से टीन, यानी कि इस प्रकार हमारा क्या बनेगा? कांसा एक मिश्र धातु बन गया। एक और है जर्मन सिल्वर, ये भी पूछा गया है एग्जामों में। जर्मन सिल्वर, देखिए जर्मन सिल्वर जो है उसको नहीं याद रखिए आप, एक याद रखिए एक डॉग है जर्मन शेफर्ड, बहुत ही भयंकर खतरनाक टाइप का कुत्ता है यह, ठीक। हाँ, आप लोग नहीं देखे तो गूगल करके देख लीजिएगा। लोग जो पालते हैं ना शौक से, जो भी पैसे वाले लोग रहते हैं, नेताजी टाइप का लोग, वो जो है जर्मन शेफर्ड पालते हैं। तो हम याद रखेंगे जर्मन सिल्वर किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो उसके लिए वर्ड याद रखेंगे नेताजी। देखिए जर्मन शेफर्ड एक कुत्ता का प्रजाति है, जर्मनी, ठीक ना, उसका ओरिजिन है। हम जर्मन सिल्वर से नहीं जर्मन शेफर्ड से याद रखेंगे, जो उस प्रकार का जो भयानक खतरनाक कुत्ता जो रहता है वो नेताजी टाइप का लोग पालता है। नेताजी से हम क्या याद रखेंगे? निकेल, तांबा यानी कॉपर और जिंक, ठीक। कॉपर सबसे ज्यादा होता है और ये जो है दोनों बराबर मात्रा में होता है, तो नेताजी से याद रखेंगे निकेल, कॉपर और जिंक से मिलकर के जर्मन शेफर्ड जर्मन सिल्वर बनता है, और इसका भी प्रयोग जो है बर्तन बनाने में होता है। एक है ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम का प्रयोग जो होता है यह प्रेशर कुकर बनाने में या वायुयान का जो है ढांचा बनाने में इसका यूज होता है। इस प्रकार हम कहीं न कहीं जो है इस वीडियो में हम अभी तक देखे हैं धातु का निष्कर्षण कैसे होता है वो देखिए, फिर जो है हमारे पास जो है मिश्र धातु क्या है वो देखिए, और एक चीज और धातु का संक्षारण क्या होता है और हम इसे कैसे रोकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।